नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अभी तक हम एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2017 जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसके 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 3 वीडियोस में। जिसने नहीं सुना है वो तीनों वीडियो बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। आगे भी मैं होपफुली आपको क्लियर करता जाऊँगा। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एस्टेट का आप एग्जाम ले लो, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हर एस्टेट में आए हुए हैं। तो ये सबसे टफेस्ट एग्जाम था जो हमारा अभी तक हुआ है एस्टेट के अंदर। तो वो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। बहुत इजी वे में मैं पूरी वीडियो को सॉल्व कराता हूँ, पूरे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। पहला क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, वो है हमारा 121। हमारा 120 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। कंसिडर द वर्चुअल पेज रेफरेंस। पेज रेफरेंस हमें दिया हुआ है और इसके अंदर दिया हुआ है कि 3 पेज फ्रेम है विच हैज़ इनिशियली एम्प्टी, इट इज रनिंग ऑन डिमांड पेज वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ पेज फोल्ड। ध्यान रखना, पहले आपको ये पता होना चाहिए पेज फोल्ड का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेज फोल्ड की अलग अलग टेक्निक होती है, जिसमें से 2 टेक्निक इसने दी हुई है, LRU एंड FIFO। तो दोनों टेक्निक के कॉरस्पॉन्डिंग इसने पूछा है कि पेज फोल्ड कितने होंगे। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपको मैं इजी वे में क्लियर करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, सबसे पहले पेज फोल्ड का मतलब क्या होता है। पेज फोल्ड का मतलब है कि आपका CPU जनरेट करता है, हमेशा जो भी एड्रेस जनरेट करता है उस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग वो पेज टेबल के अंदर सर्च करेगा। ये पेज टेबल है। अब पेज टेबल के अंदर अगर पेज नहीं मिलेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस पेज को जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है वहां पर वो स्टोर होता है, वहां से वो पेज को पिक करेगा और उस पेज को, मिसिंग पेज जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी, उस मिसिंग पेज को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर प्रोवाइड करने के बाद पेज टेबल को रीसेट करेगा। रीसेट करने के बाद इंस्ट्रक्शन जो थी यहाँ पर उसको रीस्टार्ट कर देगा एंड फाइनली रिटर्न कर देगा CPU को। तो ये प्रोसेस होता है पेज फोल्ड का। पेज फोल्ड का मतलब होता है जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है पेज टेबल के अंदर, वो कहाँ पर ढूंढेगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में डेफिनेटली होगा। तो पेज फोल्ड का मतलब है जो चीज़ आपको नहीं मिली उसको बोलते हैं हम पेज फोल्ड। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लियर किया पेज फोल्ड का मतलब क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे पेज फोल्ड के बाद। यहाँ पर पेज फोल्ड के बाद 2 टेक्निक आपको दी हुई है, एक LRU और एक FIFO के थ्रू आपको सोल्व करना है। जो रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, ये वाली रेफरेंस स्ट्रिंग, ये मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख ली है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कंसेप्ट इजी वे में कम से कम टाइम में क्लियर हो जाए। तो देखिए 3 फ्रेम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इनिशियली उसने बोला था तीनों फ्रेम जो है वो इनिशियली एम्प्टी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी पेज आएगा, कोई भी रेफरेंस आएगा, वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये स्टोर हो जाएगा। हम टेक्निक लगा रहे हैं LRU। LRU में सबसे पहले यहाँ पर LRU हो, कोई भी टेक्निक हो, पेज फोल्ड नहीं है, स्पेस देखेगा, स्पेस यहाँ पर अवेलेबल था और इसको स्टोर कर दिया। तो ये पहला पेज फोल्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि 1 जो इसने देखा इनिशियली कुछ भी नहीं था। तो फर्स्ट पेज फोल्ड कब हो गया हमारा, जब एम्प्टी था। तो ये 1 को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आया, यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है रेफरेंस आपका 2 को सर्च करेगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा तो 1 तो ऑलरेडी था, 2 को भी यहाँ पर स्टोर कर देगा, सेकेंडरी मेमोरी से लेके मेन मेमोरी में ले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका, जो बॉक्स बनाता जा रहा हूँ इसका मतलब है पेज फोल्ड होता जा रहा है, ठीक है। लास्ट में आपको इजी रहेगा। 1 2 ऑलरेडी था, 3 इसने देखा नहीं मिला तो यहाँ पर 3 को स्टोर कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका 2 ये देखेगा ऑलरेडी है, बिल्कुल है, तो ये पेज फोल्ड नहीं होगा। पेज फोल्ड का मतलब है पेज जब अवेलेबल नहीं होता मेन मेमोरी के अंदर, तब हम उसको बोलते हैं पेज फोल्ड। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 4 को यहाँ पर देखेगा नहीं मिल रहा तो यहाँ पर पेज फोल्ड होगा। अब देखिए ध्यान रखना टेक्निक कौन सी लगा रहे हो तो यहाँ पर काम आएगा। अब क्योंकि पेज जो आपको नेक्स्ट स्टोर करना है वो अवेलेबल स्पेस नहीं है, तो आपको रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। दोनों रिप्लेसमेंट टेक्निक है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो 4 यहां पर दिखेगा कि किसकी जगह मैं स्टोर करूं,
LRU का मतलब होता है लिस्ट रिसेंटली यूज, लिस्ट रिसेंटली यूज। तो 4 जो है, ध्यान रखना लिस्ट रिसेंटली यूज का मतलब क्या है, जब कभी भी कोई भी रेफरेंस आपको स्टोर करना है उससे एक पहले आप एरो लगा दो। तो यहां पर 2 अभी यूज हुआ है, 3 अभी यूज हुआ है, तो आपके पास कितने थे, 1 2 और 3, 2 अभी यूज हुआ है, 3 अभी यूज हुआ है, तो कौन सा यूज नहीं हुआ, जो बहुत पहले यूज हुआ था। लिस्ट रिसेंटली यूज को आपको यहां पर रखे रहना है और जो कम से कम यूज हुआ है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहां पर 1 जो है बहुत पहले यूज हुआ था, तो 4 किसकी जगह आ जाएगा, 1 की जगह, और 2 और 3 ऑलरेडी यहां पर रहेंगे। अब 1 देखेगा ये क्या अवेलेबल है, नहीं है, तो इसको क्या बनाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। अब किसकी जगह रिप्लेस करेगा, 4 अभी यूज हुआ है, 2 अभी यूज हुआ है, 3 पहले यूज हुआ था, तो 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा, ठीक है। 3 अभी हमने देखा 3 यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो किसकी जगह रिप्लेस होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 और 4 अभी यूज हुए, 2 की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर 2 को देखेंगे हम, 3 और 1 अभी हमने देखा 3 और 1 पहले है, 4 की जगह 2 रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से हम रिप्लेसमेंट लगाते रहेंगे। और यहां पर नेक्स्ट देखा हमने 4, 2 और 3 अभी यूज हुआ था, पहले तो देखेंगे अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल होगा पेज फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर 4 देखा हमने, 2 और 3 अभी यूज हुआ था, तो 1 की जगह 4 आ जाएगा, 3 और 2। अब देखेंगे 1 नहीं है, तो किसकी जगह यूज होगा, 4 और 2 उस अभी यूज हुए थे, तो 3 जो है वो 1 की जगह आ जाएगा। इस टाइप से आपके ये पेज फॉल्ट आते रहेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज। अब नेक्स्ट टेक्निक है हमारी FIFO। एक ही क्वेश्चन में 2 इसने क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दे दिया, 3 ही फ्रेम है, इनिशियली एम्प्टी था, तो 1 ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो गया, 2 नहीं मिला तो 2 भी यहां पर स्टोर कर देंगे, पेज फॉल्ट हो गया हमारा। फिर 1 2 3 हम यहां पर स्टोर कर देंगे, नेक्स्ट पेज फॉल्ट हो गया। अब देखेंगे 2 क्या अवेलेबल है, बिल्कुल है, तो 2 को हम, पेज फॉल्ट नहीं होगा। 4 किसकी जगह यूज होगा, ध्यान रखना जब कभी भी आप FIFO टेक्निक लगा रहे हो, FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले आउट होगा। तो 1 2 3 में आपको चेक करना है कि कौन सबसे पहले आया था, तो याद रखना जितनी एंट्री जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे पहले होगा। तो 1 की एंट्री 3 है, 2 की एंट्री 2 है और 3 की एंट्री 1 है, तो 1 सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले आया हुआ है, तो 1 की जगह हम 4 को रिप्लेस कर देंगे। ये मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो कि इजी वे में आप क्लियर कर लो। 1 किसकी जगह रिप्लेस होगा, देखिए 3 2 बार आ चुका है, 2 3 टाइम आ चुका है और 4 1 टाइम आया, तो 2 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 1 और 4, 2 की जगह आपने 1 को रिप्लेस कर दिया। 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 देखेंगे नहीं है, तो यहां पर 3 टाइम आया, 1 1 टाइम आया और 4 2 टाइम आया, तो 3 को रिप्लेस कर देंगे हम, 3 रिप्लेस करेंगे 2 के साथ। 4 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जितने भी बॉक्सेस बने हैं ये पेज फॉल्ट ही है हमारे। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेज फॉल्ट तो हमारे LRU के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 पेज फॉल्ट हमारे FIFO के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था क्या, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, ध्यान रखना पहले LRU है, हर बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, LRU एंड FIFO पूछा हुआ है, मतलब पहले LRU का पेज फॉल्ट आएगा, LRU के पेज फॉल्ट कितने थे 9 और FIFO के कितने हैं 6, तो 9,6 इज द राइट आंसर, दैट इज द फर्स्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पाइपलाइनिंग, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट है, कंसिडरिंग इक्वल प्रोसेसिंग टाइम। देखिए टाइम इक्वल है ईच सेगमेंट, फॉर ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के लिए टाइम इक्वल है। स्पीड अप आपको निकालनी है, दैट इज अचीव बाय नंबर ऑफ सेगमेंट इसने दिए हुए k सेगमेंट। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग ओपनिंग ऑन ए स्टेट सीक्वेंस ऑफ n, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सेगमेंट दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है और स्पीड अप आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत इजी वे में क्लियर करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो देखिए जो मैं 122 का एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं यहां पर, तो यहां देख सकते हो आप
मैंने क्या करा, विदाउट पाइपलाइनिंग पहले करा क्वेश्चन को। विदाउट पाइपलाइनिंग में मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मैंने यहां पर मान लिया k इज द नंबर ऑफ सेगमेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है, n इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो मैंने यहां पर माना सेगमेंट जो है 3 सेगमेंट है, 1 2 और 3, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं, वो भी 3 है, I F है S। तीनों इंस्ट्रक्शन अगर पाइपलाइनिंग नहीं यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, I को फर्स्ट स्टेज में, सेकंड को सेकंड स्टेज में, थर्ड को थर्ड स्टेज में, इस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया। ये स्टेजेस है बेसिकली। तो पहला सेगमेंट के अंदर IFS यूज हो रहा है, तो फर्स्ट सेगमेंट अगर बिजी है तो सेकंड और थर्ड को आपको एम्प्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पाइपलाइनिंग यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही ये खत्म होगा फिर नेक्स्ट सेगमेंट को आप यूज करोगे IFS। फॉर एग्जांपल सेकंड सेगमेंट में आपने IFS यूज किया तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका एम्प्टी स्टेज पे रहेगा, आइडल स्टेज पे रहेगा, क्योंकि आप पाइपलाइनिंग यूज नहीं कर रहे हो। थर्ड सेगमेंट को आप यूज कर रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड आपका एम्प्टी स्टेज पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि पाइपलाइनिंग यूज नहीं कर रहे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने थे, 3, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी थी, 3, k इंटू एन मतलब 3 इंटू 3। अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी यूज हो रही है, 9। तो मतलब हम कह रहे हैं कि k इंटू एन आपका यू कैन से स्टेजेस यूज हो रही है विदाउट पाइपलाइनिंग के अंदर, ठीक है। और विद पाइपलाइनिंग अगर आप देखो तो विद पाइपलाइनिंग में मैंने यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो पाइपलाइनिंग में देखो सेम सेगमेंट में यूज कर रहा हूं, स्टेजेस देखते हैं, स्टेजेस तो हमें निकालनी है। तो IFS, तो यहां पर देखिए IFS, तो फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद सेकंड सेगमेंट, देखिए फर्स्ट स्टेज में एक ही सेगमेंट हमारे पास अवेलेबल था, तो हमने क्या करा, पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया इसके अंदर, सेकंड और थर्ड सेगमेंट अवेलेबल नहीं था। सेकंड स्टेज के अंदर हमारे पास सेकंड सेगमेंट भी आ गया, फर्स्ट भी था सेकंड भी था, तो मैंने क्या करा, I जो है उसको सेकंड में यूज कर लिया और F को फर्स्ट के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये माइंड में आपको क्लियर रखना है। फर्स्ट स्टेज के अंदर एक ही सेगमेंट हमारे पास अवेलेबल था, टोटल सेगमेंट हमारे पास 3 है, मगर फर्स्ट स्टेज के अंदर एक ही सेगमेंट अवेलेबल था, तो हमने क्या किया, फर्स्ट सेगमेंट में I को एग्जीक्यूट किया। सेकंड स्टेज के अंदर हमारे पास सेकंड सेगमेंट भी आ गया, तो F हमने फर्स्ट सेगमेंट में एग्जीक्यूट किया, क्योंकि I जो है ऑलरेडी यूज हो चुका था फर्स्ट सेगमेंट के अंदर। उसके बाद हमने I को किस में यूज किया, कौन से सेगमेंट में एग्जीक्यूट किया, सेकंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारी कंडीशन क्या है, हर एक सेगमेंट में जितनी भी इंस्ट्रक्शन है सारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे जिसमें टाइम कम से कम लगे, क्योंकि पाइपलाइनिंग यूज कर रहे हैं। पाइपलाइनिंग का मतलब है पैरेलल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, तो पैरेलली हम 2 सेगमेंट में 2 स्टेजेस को यूज करते हुए इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेज पे तीसरा सेगमेंट भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो IF फर्स्ट सेगमेंट में हो चुका है, I सेकंड सेगमेंट में हो चुका है, तो F को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, I को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और नया इंस्ट्रक्शन क्या था, S, वो यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेगमेंट का काम हो चुका है, तीनों इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है फर्स्ट सेगमेंट के अंदर। फिर इस S को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस S को नेक्स्ट टाइम में यहाँ शिफ्ट कर देंगे, F को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी IFS फर्स्ट सेगमेंट में एग्जीक्यूट हो चुकी है, सेकंड में भी हो चुकी है और थर्ड में भी हो चुकी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस आपको कितनी रिक्वायरमेंट हुई, 5। तो मैं यहां पर कह सकता हूं नंबर ऑफ सेगमेंट तो आपके 3 थे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपकी 3 थी, तो 3 + 3 6 - 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी यूज करनी पड़ रही है आपको, 5 स्टेजेस, ठीक है। तो स्पीड अप अगर देखें तो स्पीड अप कैसे निकलेगी, विदाउट पाइपलाइनिंग जो भी टाइम था, जो स्टेजेस यूज कर रहा था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस विद द पाइपलाइनिंग, नंबर ऑफ स्टेजेस विदाउट पाइपलाइनिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस विद पाइपलाइनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारा दिस वन, k इंटू एन डिवाइड बाई k + n - 1। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको क्लियर किया, 4th इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 दैट कंटेन नो 2 और मोर कॉन्जुगेटिव 0। तो देखिए क्वेश्चन को आप किसी भी बेस पे आप कर सकते हो। तो मैं यहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक लॉन्ग मेथड, मगर लॉन्ग मेथड को मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि कैसे आपको इसको सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि नो
टू और मोर कॉन्जुगेटिव जीरो, ठीक है, नो टू और मोर कॉन्जुगेटिव जीरो, दो या दो से ज्यादा कॉन्जुगेटिव जीरो, कितनी लेंथ की, लेंथ इसने दी हुई है 5 लेंथ, लेंथ क्या है आपकी 5, ठीक है, 5 लेंथ का आपको बाइनरी स्ट्रिंग मतलब 01 की फॉर्म में आपको बनाना है। और उसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो 5 लेंथ की स्ट्रिंग है उसके अंदर 2 जीरो, मतलब 2 और मोर का मतलब क्या है कि 2 कॉन्जुगेटिव, 3 कॉन्जुगेटिव, 4 कॉन्जुगेटिव, 5 कॉन्जुगेटिव जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो 5 लेंथ के अगर कॉम्बिनेशन देखें 2⁵, क्योंकि बाइनरी का मतलब है 01, तो 2 इनपुट है और 5 कॉम्बिनेशन, मतलब लेंथ कितनी दे रखी है 5, तो टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 32। आंसर जो होगा 32 से नीचे होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन को मैं क्लिक करने के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है जी। तो यहां पर आंसर जो है 32 से नीचे आएगा, पहली बात। दूसरी चीज, अब क्या आंसर होगा उसके लिए आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड तो है लॉन्ग मेथड, ये लॉन्ग मेथड है, 5 इनपुट है 01 की फॉर्म में, सारे कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन आपने लिख लिए, क्लियर। सारे कॉम्बिनेशन को लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इनमें से ये देखना है 2 कॉन्जुगेटिव जीरो किस किस में नहीं है। तो ये देखिए ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉन्जुगेटिव जीरो है, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे ये, क्योंकि पहली 2 बिट 00 है। समझ में आ रही है बात। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। उसके बाद देखिए ये भी कैंसिल हो गया, 30 आ गई, ये कैंसिल हो गया, 20 आ गई इसमें। मगर यहां पर देखिए ये वाला, मैं सर्कल मार रहा हूं, ये वाला कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें 2 कॉन्जुगेटिव जीरो नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी 2 कॉन्जुगेटिव जीरो नहीं है, क्लियर। ये कैंसिल, इसमें ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी 2 कॉन्जुगेटिव जीरो नहीं है, क्लियर। ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका और ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इस टाइप से आपको, ये तो है लॉन्ग मेथड, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 कॉन्जुगेटिव जीरो यहां पर नहीं है। ये भी सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से सर्कल में मारता जा रहा हूं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये भी सिलेक्ट। तो आप काउंट कर सकते हो टोटल कितने हैं। ये राइट आंसर आ चुका है अब आपके सामने, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर गलत लिखा हुआ है इसने, 13 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 123 का आंसर जो होगा वो होगा आपका 4th, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये तो है लॉन्ग मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जो कि आपको एग्जाम में नहीं यूज करना अगर इस तरह का मेथड आ जाता है। ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है, मगर मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं। देखिए 2 केस बनेंगे यहाँ पर, केस 1 और केस 2। पहला केस, आपको 5 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला या तो 0 हो सकता है या पहली बिट आपकी 1 हो सकती है। देखिए मैं कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। पहला देखिए केस 1 में क्या होगा, फर्स्ट बिट या तो 0 हो सकती है या फर्स्ट बिट, दूसरा केस बनाया मैंने, 1 हो सकती है। अगर पहली बिट 1 है, पहली बिट अगर 1 है तो डेफिनेटली दूसरी बिट क्या होगी, 1 होगी डेफिनेटली, क्योंकि दूसरी बिट 0 नहीं हो सकती। समझ में आ रही है। अगर पहली बिट 1 है तो दूसरी बिट 0 भी हो या 1 भी हो तो वो वैलिड होगा। बात समझ में आ रही है। केस सेकंड में क्या है कि सेकंड बिट पे आप 0 भी लगा सकते हो और 1 भी लगा सकते हो, क्लियर। मगर पहली बिट अगर 0 है तो डेफिनेटली 2 कॉन्जुगेटिव 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट्स वाई सेकंड बिट क्या हो जाएगी आपकी 1। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, ये कितनी बिट रह गई, अगर ये n बिट का कॉम्बिनेशन है तो n-2 बिट रह गई, क्योंकि 2 बिट तो आपने यूज कर ली। और अगर ये n बिट का कॉम्बिनेशन है तो यहां पर 0101 में कोई भी हो सकती है, तो n-1 हो जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग बिट, यहां पर पहली बिट 1 है तो रिमेनिंग बिट कितनी रह गई, n-1। इफ द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज
n। बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मगर मैं एक स्टैंडर्ड एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक है, इसकी लेंथ भी कितनी है आपकी n। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम टाइम लगाएंगे t ऑफ n, वो क्या होगा, t ऑफ n माइनस 1, दैट इज द सॉल्यूशन, प्लस सेकेंड वन इज द t ऑफ n माइनस 2। तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाएगी जो हमें रिक्वायरमेंट है नो टू और मोर कॉन्जुगेटिव जीरो के लिए। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। t ऑफ 1 अगर है, मान लीजिए पूरी लेंथ में एक ही है, क्या एक ही लेंथ का कॉम्बिनेशन है और उसमें कंडीशन ये दे रखी है, तो या तो 0 होगा या दूसरा होगा 1, तो दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। t ऑफ 1 का मतलब है कंडीशन यही है मगर लेंथ जो है वो 1 है। ठीक है, जैसे लेंथ यहाँ पर 5 दे रखी है। अगर मान लो 2 लेंथ का कॉम्बिनेशन है तो 0 0 होगा या 0 1 एक्सेप्टेबल होगा या 1 0 होगा, मगर 0 0 ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो t ऑफ 2 मतलब लेंथ अगर 2 है क्वेश्चन के अंदर तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 3, 1 है तो टोटल कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल कितने होंगे 2। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन में t ऑफ 3 अगर निकालना है तो क्या होगा, 3 मतलब n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 इज t ऑफ 2, 3 माइनस 2 इज t ऑफ 1। t ऑफ 1 की वैल्यू निकाल दी हमने 2 और t ऑफ 2 की वैल्यू 3, तो t ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई 5। बात समझ में आ रही है? तो t ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी 2, t ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, t ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये t का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लेंथ इज 3, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ इज 2, टोटल नंबर ऑफ लेंथ इज 1। सो उस केस में t ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 इज 5। तो t ऑफ 4 भी आप शॉर्टकट वे में निकाल सकते हो, 3 प्लस 2, देखिए 2 प्लस 3 दैट इज 5, 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरह से t ऑफ 5 लेंथ क्या दिया हुआ है 5, तो 5 प्लस 8 दैट इज 13। तो 13 हमारा आंसर आ रहा है। ये शॉर्टकट मेथड है, मैंने दोनों मेथड आपको बताया, ये है शॉर्टकट, बस शॉर्टकट में थोड़ा समझना पड़ता है इसलिए टाइम लग रहा है। और ये है लॉन्ग में आप गलती कर सकते हो मगर शॉर्टकट में आप गलती कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 एंड द फोर्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ये RSA का है, मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं MCQ के, तो आप वहां भी देख सकते हो मैंने क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं। ये क्वेश्चन को भी मैं सोल्व करा रहा हूँ। P की वैल्यू 17 दे रखी है, Q की वैल्यू 11 दे रखी है। यहाँ पर पूछा हुआ है E, N एंड D की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए P की वैल्यू है 17, Q की वैल्यू है 11। तो RSA जो मेथड है वो है हमारा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मेथड है। RSA 3 साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट के ऊपर ये नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे हम। क्वेश्चन में गिवन था आपको क्या निकालना है, E निकालना है, N निकालना है एंड D निकालना है। ये तीन चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो ये तीनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, P इक्वल टू 17 है, Q इक्वल टू 11 है, तो n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम इस मेथड में, P इंटू Q, 17 इंटू 11 अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 187 हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पर। अब हम निकालेंगे, ये मेथड है बेसिकली RSA का, पाई ऑफ n क्या होता है P माइनस 1 इंटू में Q माइनस 1। तो P माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 इज 16, 11 माइनस 1 इज 10, तो 16 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 160। क्लियर? तो n की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है 187। अब E और D की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की जो होती है वो प्राइम नंबर होती है, हमेशा प्राइम नंबर ही हमेशा वैल्यू निकलेगी। तो 160 हमारी वैल्यू निकल चुकी है। अब जब कभी भी हमें एनक्रिप्शन वैल्यू निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर E, पाई ऑफ n। तो यहाँ पर GCD हमें E की वैल्यू तो निकालनी है, तो E, पाई ऑफ n क्या हो गया 160, दैट इज इक्वल टू GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखिए ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 187 तो आपका आ चुका है। देखिए n की वैल्यू 187 आ चुकी है,
ध्यान रखना, कई स्टूडेंट गलती करेंगे 160 और 160 पे टिक कर लेंगे, ये पाई ऑफ एन है ना कि एन है। एन क्या होता है, पी इंटू क्यू, तो वो है 187। तो फर्स्ट एंड थर्ड में से ही ऑप्शन होगा, तो सेकंड और फोर्थ तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? तो सेकंड और फोर्थ को तो हम चेक नहीं करेंगे। अब क्या चेक करेंगे हम, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड में ई की वैल्यू क्या है, 5 है या 7 है। अगर मैं ई की वैल्यू 5 रख देता हूं तो 5, 160, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा, कॉमन 5 आ जाएगा। 5 जो है वो 160 में डिवाइड होता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाएगा 5, मगर इसमें क्या आना चाहिए, 1। तो 5 भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया, एक यही बच गया। आप करके देखो, 7 यहां पर मैं लिख देता हूं GCD 7, 160। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो क्या होगा, 1। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। समझ में आ रही है बात? अब डी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वैसे तो करेक्ट आंसर आ चुका है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ई की वैल्यू निकल चुकी है 7 इंटू में डी मोड ऑफ 1 पाई ऑफ एन। पाई ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, 160। तो डी की वैल्यू ऐसी क्या रखे जो कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, सिंपल सा है। तो यहां पर आप क्या करो, डी की वैल्यू पुट अप करके देखो ऑप्शन में। तो जैसे मैंने 23 इंटू 7 अगर रखा तो ये 161 आ गया। मोड ऑफ 1 इक्वल टू 160, मतलब 160 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 23। तो आंसर आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4 क्वेश्चन मैंने बहुत इजी वे में आपको क्लियर किए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाले सारे के सारे, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली टाइम लेते हैं, मगर आप अगर कंसेप्ट कर लेते हो तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। रिलेशनल अलजेब्रा में आपको एक क्वेरी दी हुई है, इसमें पूछा हुआ है कस्टमर नेम आपको फाइंड आउट करना है, और वो कस्टमर नेम फाइंड आउट करने हैं जिसका बैलेंस मोर देन 1000 है फ्रॉम द डिपॉजिट टेबल। तो टेबल नहीं दी हुई, इसमें क्वेश्चन में टेबल नहीं दी हुई, आपको समझना है। तो देखिए, जब कभी भी कस्टमर नेम या कोई भी चीज आपको सिलेक्ट करनी है रिलेशनल अलजेब्रा में, तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप यूज करते हो प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। रो को सिलेक्ट करनी है तो आप यूज करते हो सिलेक्शन, ये होता है सिग्मा। ठीक है, ये पाई होता है, ये सिग्मा होता है। सिग्मा जो यूज होता है वो रो को सिलेक्ट करने के लिए होता है रिलेशनल अलजेब्रा में, और पाई जो है वो प्रोजेक्शन के लिए होता है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, आपको कस्टमर नेम सेलेक्ट करने हैं। कस्टमर नेम मतलब आपको कॉलम चाहिए और जिसका बैलेंस कंडीशन क्या है, 1000। तो देखिए आप सबसे पहले तो कस्टमर नेम देखिए कहां पर लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी एक ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। पाई कस्टमर नेम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सिग्मा लिखा हुआ है, यहाँ सिग्मा लिखा हुआ है, यहाँ पाई लिखा हुआ है, मगर बैलेंस को सिलेक्ट कर रहा है। तो बैलेंस को नहीं सिलेक्ट करना, हमें सिलेक्ट किसको करना है, नेम को। कौन से नेम, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम को सिलेक्ट करें वेयर, ये कंडीशन दे दी इसने, सिग्मा बैलेंस इज ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम द डिपॉजिट टेबल, ये टेबल का नाम है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर रिलेशनल अलजेब्रा के आपने ये दोनों ऑपरेशन के मीनिंग समझ रखा है तो बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को टिक कर दोगे करेक्ट वे में। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ब्रुक्स, इफ n इज द नंबर ऑफ प्रोग्रामर इन ए प्रोजेक्ट टीम, देन द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन पाथ। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ब्रुक्स जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट SPM नाम से एक सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ब्रुक्स नाम का एक मॉडल था बेसिकली, उसने ये वैल्यू दी थी कि यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रामर मतलब n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं एक टीम के अंदर, वो अगर काम करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ कम्युनिकेशन पाथ मतलब जो आपस में बॉन्डिंग है, कम्युनिकेशन होगा, वो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। सिंपल ग्राफ आपने पढ़ा होगा, सिंपल ग्राफ में आपकी कंडीशन होती है कि n नंबर ऑफ वर्टेक्स है, n नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, वो होती है आपकी n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ये नंबर ऑफ एजेस होती है, और एजेस होता है आपका कम्युनिकेशन। इसी तरह से मैश टोपोलॉजी आपने पढ़ी है, मैश टोपोलॉजी में भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। मैश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ कम्युनिकेशन पाथ निकालने हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2।
तो वही आपका कम्युनिकेशन पाथ इसमें राइट आंसर निकल के आएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। इफ एल यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो ये दी हुई है, देखिए यहां दिया हुआ है कि L जो है दैट इज बिलोंग्स टू NP, मतलब L जो है वो NP है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं NP और P में क्या डिफरेंस होता है और ये टर्म क्या लिखी हुई है। तो L इज बिलोंग्स टू NP, L डैश जो दिया हुआ है L डैश इज रिड्यूसेबल टू L, ये कंडीशन दी हुई है। और इसने पूछा हुआ है फॉर सम L डैश इज बिलोंग्स टू NPC। NPC का मतलब होता है L डैश जो है वो NPC का मतलब है NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो देन क्या होगा इसका कंक्लूजन। तो देखिए ये जो रिड्यूसेबल है, रिड्यूसेबल क्या होता है, लेफ्ट साइड में जो होती है, लेफ्ट हैंड साइड में वो होती है हार्ड प्रॉब्लम, और राइट हैंड साइड में जो होता है वो होता है इजी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल होता है रिड्यूसेबल का। क्लियर। तो यहां पर L डैश दिया हुआ है NPC, दिस वन राइट हैंड साइड में L दिया हुआ है और L क्या है आपका NP। तो NP तो है इजी प्रॉब्लम, और हार्ड प्रॉब्लम से आपको निकालना है कंक्लूजन इसके अंदर ये वाली चीज। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्या, कि ये एक चार्ट होता है आपका, ये P प्रॉब्लम है, ये NP प्रॉब्लम है। तो कुछ प्रॉब्लम आपकी P NP होती है और कुछ NP प्रॉब्लम आपकी अगर वेरीफाइएबल हो जाती है। दो टर्म होती है, एक पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई होना और एक सॉल्व होना। वेरीफाइएबल का मतलब होता है कि जहां पर जो चीज़ आपकी वेरीफाई हो गई, जैसे सर्टिफिकेट आपके वेरीफाई होते हैं, इस टाइप से जो भी चीज़ आपकी वेरीफाई हो जाती है तो वो P बन जाती है। अगर वो वेरीफाई के साथ साथ सोल्व भी हो जाती है तो वो NP प्रॉब्लम हो जाती है। NP का मतलब होता है कि जो नॉन पॉलिनोमियल टाइम में वो चीज़ सोल्व हो भी पा रही है प्लस वेरीफाई भी हो पा रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, P और NP के अंदर ये रिलेशन है कि जितनी भी P प्रॉब्लम है वो NP होती है, मगर कुछ प्रॉब्लम NP वो आपकी P हो भी सकती है और क्या पता वो P ना हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जितनी भी P प्रॉब्लम है वो सारी सारी NP होती है, मगर कुछ NP आपकी P नहीं होती। ठीक है, तो वो जो कुछ नहीं होती वो क्या होती है, वो होती है आपकी NP हार्ड। ठीक है, और जो दोनों की कॉमन होती है उसको बोलते हैं हम NP कंप्लीट। दोनों की कॉमन प्रॉब्लम जो P भी है और NP भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पर ध्यान रखना कि NPC की कंडीशन होती है क्या, पहली चीज जो भी प्रॉब्लम है वो NP होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है NPC कब होगा, कि वो NP हार्ड भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो NP कंप्लीट होगा। तो यहां पर यही चीज दी हुई है, ये हार्ड है, हार्ड मतलब NP कंप्लीट दिया हुआ है, NP आपका इजी दिया हुआ है। अगर मैं इसमें NP हार्ड जोड़ दूं, इसमें NP हार्ड अगर जोड़ दूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका NP कंप्लीट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, NP कंप्लीट, कि L जो है वो NP है, अगर NP हार्ड अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, NP कंप्लीट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझा देता हूं। f ऑफ n इक्वल टू कोई भी अगर इस तरह से दिया हुआ है 3n + 5, तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछता है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ n। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल बच गया वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, इसको बोलते हैं बिगो। क्लियर। अगर मान लीजिए फंक्शन दे रखा है आपको f ऑफ n इक्वल टू 3n² + n + 2। क्लियर। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हमेशा होती है पावर, जो भी हाईएस्ट पावर होता है n का। तो 3n² n और 2 में से हाईएस्ट पावर n की कौन सी है हमारी, n²।
तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और बाकी को हम इग्नोर कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। कांस्टेंट वैल्यू और बाकी जो भी स्मॉलर वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है। तो क्वेश्चन को देखिए, आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एन इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर प्लस अप टू ए एम एन रेज टू पावर एम, ये दिया हुआ है जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने ये बेसिक टर्म जो मैंने आपको ऊपर क्लियर की है, अगर आपने ये समझ ली है तो ठीक है। तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, ए नॉट ए वन ए टू दीज आर द कांस्टेंट, कांस्टेंट को तो हम इग्नोर कर देंगे, हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर n की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ n की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ अप टू चलते चलते m जो है वो कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। m अगर ये बढ़ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सबसे मैक्सिमम कहाँ मिलेगा हमें, ये मिलेगा। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हाईएस्ट पावर ऑफ n होती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ n क्या होगी, n रेज़ टू पावर m। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n रेज़ टू पावर n बिगो। तो दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको क्लियर किया है। बिगो हो, थीटा हो, यहाँ पर थीटा दे रखा है तो ये थीटा हो जाएगा, कोई भी फर्क नहीं है। ये एवरेज केस होता है, वो वर्स्ट केस होता है। ठीक है, तो थीटा दे रखा है तो थीटा हो गया। बस मेन है आपको जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एलिमेंट ऑफ HTML। तो देखिए, सॉरी वैलिड नहीं है, ये वॉइड एलिमेंट है। तो वॉइड एलिमेंट कौन सा होता है आपका, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वॉइड एलिमेंट वो होते हैं, दो टाइप के एलिमेंट होते हैं आपके, टैग होते हैं बेसिकली दो टाइप के। एक होता है ओपन टैग और एक होता है क्लोज टैग। ठीक है, वॉइड एलिमेंट जो आता है वो ओपन टैग में आता है। एक होता है क्लोज टैग और एक होता है ओपन टैग। जो वॉइड एलिमेंट होते हैं, वॉइड एलिमेंट कौन से होते हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनमें हमें क्लोजिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे BR टैग है, HR टैग है। ठीक है, और कुछ टैग होते हैं क्लोज टैग, जैसे कि H1 P। ठीक है, और भी काफी टैग होते हैं हमारे जो कि क्लोज टैग हमारे काम आते हैं। इमेज, डिवाइड, इस टाइप से जितने भी टैग है, ये सारे के सारे टैग हमारे क्या होते हैं, क्लोज टैग कहलाते हैं। क्लोज टैग का मतलब होता है जिसमें हम ओपन करें तो हमें रिक्वायरमेंट हो क्लोज करने की। तो यहाँ पर H1 हमें क्लोज करना पड़ेगा। और एक चीज और है, HTML में आप कैपिटल H लिख लो या स्मॉल h लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि वो केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, इन केस सेंसिटिव नहीं होता, तो कोई फर्क नहीं है कि आप स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्लोज टैग का मतलब होता है कि जहां पर ओपन भी हो और क्लोज भी हो। ओपन टैग का मतलब होता है जहां पर ओपन ओपन हो, जैसे मैंने BR लिख दिया, BR बेसिकली ब्रेक करने के लिए होता है। उसके बाद आपने लिख दिया कोई भी कंटेंट और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो भी ये ओके है। ठीक है, HR में भी आपने ओपन कर दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ इसको क्लोज नहीं किया तो भी ये ओके है। ओपन टैग या वॉइड एलिमेंट, वॉइड टैग या ओपन टैग एक ही बात है। तो यहाँ पर पूछा है कि नॉट ए वॉइड एलिमेंट, नॉट ए वॉइड एलिमेंट। तो वॉइड एलिमेंट कौन सा आपका नहीं है, तो इसके अंदर जो राइट होगा हमारा, अगर आप देखो वॉइड एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो BR भी आपका होता है, HR भी होता है। इसके अंदर जो हमारा होता है वो इमेज भी आपका वॉइड एलिमेंट, इमेज भी आपका वॉइड एलिमेंट होता है। बिल्कुल, इमेज भी आपका वॉइड एलिमेंट होता है। तो इमेज यहाँ पर आएगा, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। डिवाइड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। डिवाइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये गलत इसने टिक किया हुआ है। ठीक है, तो HR BR इमेज ये सारे के सारे आपके वॉइड होते हैं। वॉइड का मतलब है जहां पर हमें रिक्वायरमेंट, जहां पर हमें ओपन टैग की भी वॉइड का मतलब है ओपन टैग हो, क्लोज टैग ना हो। ठीक है, तो डिवाइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो ये जो मार्क किए हुए किसी स्टूडेंट ने मार्क किए हुए हैं, तो इसको आपको बॉदर नहीं होना है। बाकी जो करेक्ट आंसर है वो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। इन कंटेक्स्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट इन C प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ARGV। तो देखिए, कमांड लाइन आर्गुमेंट जो होते हैं वो किस तरह से हम पास करते हैं। C लैंग्वेज के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट इस तरह से हम लिखते हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट जो हम सॉल्व करते हैं या किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे लिखते हैं।
इंट मेन इंट argc कोमा कैर स्टार argv। तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट की सिंटेक्स है बेसिकली। argc का मतलब होता है नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। टोटल नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट कितने होंगे वो यहां पर डिक्लेयर करते हैं हम, और लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट वो इसके थ्रू डिक्लेयर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है argv और argc। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या किया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है argv का मतलब क्या है, मतलब क्या होता है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट में। तो आप देख सकते हो argv यहां पर लिखा हुआ है, ये पॉइंटर टाइप का है, मगर पॉइंटर से पहले क्या है, ये कौन से टाइप का है, करेक्टर, जो कि एरे ऑफ पॉइंटर यहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए एरे ऑफ करेक्टर पॉइंटर। दैट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड टिक नहीं होगा, इट इज एन एरे ऑफ करेक्टर पॉइंटर्स। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजी वे में, शॉर्टकट वे में काफी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।